Hello and welcome to today's class. I am Dr. Neeti Rathore, author of chempandit.com. जो बच्चे हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं ये उनके लिए इंफॉर्मेशन है। ये जो YouTube चैनल है केम पंडित, ये ऑफिशियल YouTube चैनल है ऑफ द वेबसाइट chempandit.com, जो कि एक वेबसाइट है जहां पर सभी लर्निंग रिसोर्सेज ऑफ साइंस एंड केमिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं फॉर क्लासेस 6th ऑनवर्ड्स एंड कॉलेज लेवल ऑल्सो। और ये सभी कुछ फ्री में आपको अवेलेबल है। सभी क्लासेस के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हैं इस YouTube चैनल पर। वेबसाइट की लिंक आपको सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आप वेबसाइट पर जाकर सभी लर्निंग रिसोर्सेज को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। आज से हम शुरू करेंगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के लेक्चर्स। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट है बीटेक एंड बीई कोर्सेज में। इनका ये फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट है और इसे अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री डिप्लोमा एंड पॉलिटेक्निक जिसे कहते हैं उसमें भी है फर्स्ट ईयर में, और मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज में ये फर्स्ट ईयर में ही होता है। और इस सब्जेक्ट का अक्सर जो फर्स्ट वाला चैप्टर होता है इट इज वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर फर्स्ट नहीं भी है तो वाटर ट्रीटमेंट या वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक्स के नाम से ये चैप्टर रहता है। इसी में एक प्रोसेस है लाइम सोडा प्रोसेस। बेसिकली ये एक एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट मेथड है। एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि बॉयलर में वाटर को फीड करने से पहले वाटर को सॉफ्टन करते हैं बाय यूजिंग सम प्रोसेसेस। उन्हीं में से एक प्रोसेस है लाइम सोडा। इस प्रोसेस का नाम लाइम सोडा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दो केमिकल्स यूज होते हैं, लाइम एंड सोडा। लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडा मीन्स सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिसे सोडा ऐश भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रोसेस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हार्डनेस। हार्डनेस वाटर की एक प्रॉपर्टी है जो आपने स्कूल में बहुत बार पढ़ी है, तो इसको रिपीट करने की तो कोई बात नहीं है, बट स्टिल वी कैन रिपीट इट, जस्ट अ रिविजन। हार्डनेस क्या होती है? नॉर्मली आप पढ़ते हैं इट इज द सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर, जो कि कई बुक्स में आपको डेफिनेशन मिलेगी, बट बेसिकली इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है कि ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर विच प्रिवेंट्स लादर फॉर्मेशन। तो बेसिकली ये वाटर की एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से या जिसकी प्रेजेंस की वजह से वाटर पानी के साथ वाटर जो है वो सोप के साथ, सोप सोल्यूशन के साथ झाग यानी लादर नहीं बनाता है। ठीक है, सो इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज सम ऑफ डाइवेलेंट मेटालिक कैटायंस। ठीक है, जो वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, Fe2+ एंड मैंगनीज 2+ आयंस। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वाटर की ये जो कैरेक्टरिस्टिक है हार्डनेस, ये मोस्टली सॉल्युबल सॉल्ट्स के कारण होती है, या ये कहेंगे आयंस के कारण होती है। डाइवेलेंट इसलिए कहा है क्योंकि ये 2+ स्टेट में है, तो मोस्टली ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज या फिर आयरन के सॉल्ट हो सकते हैं, एल्यूमिनियम का सॉल्ट भी हो सकता है। सबसे कॉमन जो सॉल्ट है, जो प्रीडोमिनेंट है, वो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, जो कि आप पॉइंट 2 में देख सकते हैं, है ना। पॉइंट 2 में लिखा है कि ज्यादातर हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के टर्म्स में होती है। इसी में हम बात करते हैं क्योंकि जो नेचुरल वाटर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम के ही सॉल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, जो बाकी है आयरन के सॉल्ट्स, मैंगनीज के एंड एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स, ये थोड़ा कम क्वांटिटी में और रेयरली मिलते हैं। ठीक है, टोटल हार्डनेस किसी भी वाटर सैंपल की इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी कैल्शियम आयंस प्लस मैग्नीशियम आयंस, which means concentration of calcium ions plus concentration of magnesium ions। एक वाटर सैंपल में जितना भी कैल्शियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है और जितना भी मैग्नीशियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है, इन दोनों को सम करने से हमें वाटर सैंपल की टोटल हार्डनेस मिल जाती है। अब इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है इसे हम किस यूनिट में लेते हैं?
इसे मोस्टली लेते हैं मिलीग्राम पर लीटर या फिर पीपीएम में, और दोनों ही बराबर हैं, ठीक है। 1 ppm इज इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम पर लीटर। और हार्डनेस को हमेशा हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस। दिख रहा है आपको ये? इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस। क्यों करते हैं ऐसा? कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में हार्डनेस को हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा इनसॉल्युबल सॉल्ट है इन वाटर ट्रीटमेंट। दूसरा रीजन ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास 100 और इक्विवेलेंट वेट 50 है, जिसकी वजह से कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के टर्म्स में ही हार्डनेस, यानी कि हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर? हार्डनेस जो है इट इज ऑलवेज ऑफ टू टाइप्स। दो तरह की हार्डनेस होती है। पहला है आपका कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस को ही टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। जैसा कि नाम से इट इज क्लियर कि ये मोस्टली कार्बोनेट्स की प्रेजेंस की वजह से होती है, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो जब भी हार्डनेस होती है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स की प्रेजेंस की वजह से, तो इट इज नोन एज कार्बोनेट हार्डनेस। अब इसी हार्डनेस को टेम्पररी हार्डनेस क्यों कहते हैं? एक और बात, यहां पर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों के बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं और मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है, ठीक है। इस हार्डनेस को टेम्पररी हार्डनेस क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस हार्डनेस इज टेम्परेरी। टेम्परेरी इसलिए है क्योंकि वाटर को बॉईल करने से ये हार्डनेस रिमूव हो जाती है। यस, जस्ट बाय बॉइलिंग टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। इसलिए अगर आपके घर के पानी में भी टेम्परेरी हार्डनेस है, अगर आप उसका टेस्ट कराएं और आपको पता चले कि इसमें ज्यादातर जो हार्डनेस है वो टेम्परेरी है, तो वाटर को बॉईल करके आप ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात और हमें याद रखनी है कि ये जो सॉल्ट्स हैं जिनकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस कॉज होती है, इन्हें टेम्परेरी सॉल्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेरी सॉल्ट्स, ठीक। ऑलवेज रिमेंबर कि जो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स होते हैं ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका पहला हार्डनेस। सेकेंड टाइप ऑफ हार्डनेस इज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब बाकी की जो हार्डनेस है जो नॉन कार्बोनेट सॉल्ट की वजह से है, फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, इसे कहते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस और इसी को कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस क्यों कहते हैं? परमानेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हार्डनेस है ये सिर्फ बॉइलिंग से रिमूव नहीं की जा सकती है, इसके लिए प्रॉपर प्रोसेसेस और मेथड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस अगर वाटर में है तो आपको प्रॉपर वाटर प्यूरिफायर यूज करना पड़ेगा, ऐसा वाटर प्यूरिफायर जो हार्डनेस को कम करता है, ठीक है। तो ये है आपकी दो तरह की हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ऑल्सो नोन एज टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस। एक और बात, जो सॉल्ट्स परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दो सॉल्ट्स आर नोन एज परमानेंट सॉल्ट्स, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर टेम्परेरी सॉल्ट्स कौन से हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स एंड मैग्नीशियम का कार्बोनेट। मैं कैल्शियम का कार्बोनेट क्यों नहीं कह रही हूं? पीछे लिखा हुआ है कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, वो सही नहीं है, कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम का कार्बोनेट तो इनसॉल्युबल है, हमने अभी अभी पढ़ा है, और क्योंकि ये इनसॉल्युबल है तो ये हार्डनेस कॉज नहीं कर सकता है, राइट। और परमानेंट सॉल्ट कौन से हैं? क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज एंड एल्यूमिनियम, आयरन, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, राइट, क्लियर। वाटर सॉफ्टनिंग, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने की जो प्रोसेसेस हैं उन्हें वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेसेस या वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक्स कहते हैं।
ठीक है। पॉइंट ये है कि वाटर को सॉफ्ट क्यों करना है। वाटर को सॉफ्ट करना यानी उसकी हार्डनेस को कम करना, ठीक है, बोथ आर सेम थिंग। तो वाटर को सॉफ्ट करना या उसकी हार्डनेस को रिड्यूस करना, ये क्यों जरूरी है? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? भाई ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि वाटर इंडस्ट्रियल पर्पसेस में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, और इसका सबसे बड़ा यूज है थर्मल पावर प्लांट में स्टीम जनरेशन के लिए, ठीक है। तो स्टीम जनरेशन के लिए बॉयलर्स में वाटर को फीड करते हैं। बॉयलर एक बड़ा सा लोहे का वेसल होता है, बड़ा सा लोहे का बर्तन, जिसमें पानी लगातार कंटिन्यूअसली इवेपोरेट किया जाता है स्टीम बनाने के लिए। और ये स्टीम आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये स्टीम फिर टरबाइन को रोटेट करती है और फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा यूज है थर्मल पावर प्लांट्स में और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। पॉइंट ये है कि अगर हार्ड वाटर को एज इट इज बॉयलर में फीड करते हैं तो बहुत सारी बॉयलर ट्रबल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिन्हें बॉयलर ट्रबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉयलर ट्रबल्स। तो ये जो ट्रबल्स हैं ये इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि एट टाइम्स बॉयलर जो है वो फेल हो जाता है। फेल हो जाता है यानी पूरी तरीके से वो फेल हो जाता है टू प्रोड्यूस स्टीम। कभी कभी बॉयलर बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से एक्सप्लोड भी हो जाता है, ठीक है। और ऐसा कि हम जानते हैं कि बॉयलर का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्मल पावर प्लांट में कंटिन्यूअसली इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर बॉयलर्स एक्सप्लोड हो जाएं या वो काम ना करें तो सीधा सीधा इसका असर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई पर पड़ता है, बिकॉज वी नो कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है और तुरंत वो क्या की जाती है? ट्रांसमिट की जाती है सभी जगहों तक, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं। हार्डनेस को रिमूव करते हैं या तो सॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करके, या फिर जो आयंस है, हार्डनेस कॉजिंग आयंस हैं, इनको एक्सचेंज करके, ठीक है। तो जो केमिकल प्रेसिपिटेशन वाला जो प्रोसेस है वो ही हम अभी पढ़ने वाले हैं, लाइम सोडा प्रोसेस। केमिकल प्रेसिपिटेशन में जो कैल्शियम हार्डनेस है, जितने भी कैल्शियम के सॉल्ट्स है उन्हें कन्वर्ट करते हैं टू कैल्शियम कार्बोनेट, और जितने भी मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं इन्हें कन्वर्ट करते हैं टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, जितने भी कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं ये कन्वर्ट होंगे कैल्शियम कार्बोनेट में। मतलब कि कैल्शियम हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होगा, और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स या मैग्नीशियम आयंस हमेशा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में ही प्रेसिपिटेट होंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से इनका प्रेसिपिटेट बन जाता है, बहुत ही इजीली, और बहुत कोर्स प्रेसिपिटेट बनता है और इसको फिल्टर करना भी इजी होता है, ठीक है। तो ये जो केमिकल प्रेसिपिटेशन वाला प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को कहते हैं लाइम सोडा प्रोसेस। क्यों? बिकॉज इस प्रोसेस में हम लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडा मीन्स सोडा एश, सोडियम कार्बोनेट को हम इसको यूज करेंगे यहां पर वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने में, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइम सोडा प्रोसेस। क्लियर अप टिल नाउ? आई होप अभी तक जो भी पढ़ाया है वो सबको क्लियर है। सो लेट्स बिगिन विथ लाइम सोडा प्रोसेस। जैसा कि पहले ही मैंने बताया है कि यहाँ पर केमिकल प्रेसिपिटेशन किया जाता है, और ये सबसे ज्यादा कॉमन प्रोसेस है क्योंकि काफी इजी है, बहुत महंगी भी नहीं है और बहुत ही इजी है टू ऑपरेट, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से केमिकल्स यूज होते हैं हमने पहले भी पढ़ा है। देखिए यहाँ कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडा एश मतलब कि सोडियम कार्बोनेट। ये दो केमिकल्स यहाँ पर हम यूज करेंगे। किस लिए? सॉल्युबल जो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स हैं उनको प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए, ठीक है। तो जब लाइम और सोडा ऐश को हम ऐड करते हैं कैलकुलेटेड क्वांटिटीज में, क्यों कह रही हूं मैं कैलकुलेटेड क्वांटिटीज में? क्योंकि लाइम और सोडा को हम ऐसे ही थोड़ी डाल देंगे वाटर में, ऐसे थोड़ी मिक्स करेंगे। पहले हमें वाटर जो है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता होते हैं,
बताए जाते हैं कि वाटर में कौन कौन से सॉल्ट्स कितनी कितनी क्वांटिटी में हैं। फिर हम कैलकुलेट करते हैं कितना लाइम और सोडा हमें लगेगा इस वाटर में, और उतनी ही कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट एंड लाइम को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सभी हार्डनेस कॉजिंग मिनरल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट क्या कर लेंगे, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बना लेंगे। कैल्शियम हार्डनेस हमेशा कन्वर्ट हो जाएगी इनटू कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट। मैग्नीशियम हार्डनेस हमेशा कन्वर्ट होगी इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट। ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, अब जब प्रेसिपिटेट बन गया है तो इन प्रेसिपिटेट को किसी भी कन्वेंशनल मेथड से रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोआगुलेशन, फ्लोक्युलेशन, सेडिमेंटेशन, मोस्टली फिल्टरेशन किया जाता है। ठीक है, अब क्योंकि कुछ प्रेसिपिटेट्स बहुत ही स्लाइटली सॉल्युबल भी रहते हैं वाटर में, बहुत ही स्लाइटली, इसलिए हार्डनेस जो है वो पूरी तरीके से रिमूव नहीं होती है। यहाँ पर जो हमें ट्रीटेड वाटर मिलता है, जिस वाटर की हमने सॉफ्ट कर लिया है, उसे कहते हैं ट्रीटेड वाटर या फिर सॉफ्टन्ड वाटर। क्या कहते हैं, ट्रीटेड वाटर या सॉफ्टन्ड वाटर। तो ये जो ट्रीटेड वाटर हमें मिलता है आफ्टर लाइम सोडा प्रोसेस, इसकी हार्डनेस 50 to 85 मिलीग्राम्स पर लीटर रहती है, जैसा कि आपको दिख रहा है 50 to 85 मिलीग्राम्स पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस। ये तो हमें याद ही है कि हार्डनेस को हमेशा हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस की टर्म्स में ही बोलेंगे और लिखेंगे। यहां तक बात क्लियर हुई? एक छोटा सा मैं रीकैप दूंगी आपको। लाइम सोडा प्रोसेस में क्या होता है, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सभी सॉल्ट्स क्योंकि वाटर में सॉल्युबल हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, वाटर में कुछ केमिकल्स को ऐड करके, केमिकल्स कौन से हैं, लाइम एंड सोडा, इनको ऐड करके हम सॉल्युबल सॉल्ट्स को इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करते हैं। प्रेसिपिटेट वाटर में जो है फ्लोट करने लगता है। इसको हम किसी भी ट्रेडिशनल मेथड से रिमूव कर सकते हैं। बेस्ट मेथड इज कोएगुलेशन एंड सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन, फिल्टरेशन। ठीक है, और इसके बाद जो हमको वाटर मिलता है उसकी हार्डनेस 50 to 85 मिलीग्राम्स पर लीटर होती है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। दिस मच इज क्लियर? भाई हमने कहा कि हम हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स को लाइम एंड सोडा ऐड करके प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पर आती है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे जो प्रेसिपिटेट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, बहुत ही फाइन प्रेसिपिटेट होता है। तो ये प्रेसिपिटेट क्योंकि बहुत फाइन यानी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, तो ये आसानी से सेटल डाउन नहीं होते, यानी सेडिमेंटेशन कराने पर ये सेटल डाउन नहीं करते हैं, और जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम कॉज करते हैं, और ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्ट्रेशन के बाद भी आगे चले जाते हैं, ट्रीटेड वाटर में रहते हैं। तो ये जो फाइन प्रेसिपिटेट है कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ये अल्टीमेटली क्या करता है, बॉयलर में जाकर जो बॉयलर के अलग अलग पार्ट्स हैं, बॉयलर की ट्यूब्स हैं, पाइप्स हैं, वहां पर जाके ये डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, और अल्टीमेटली ये स्केल बनाता है। ठीक है, और स्केल क्या होता है, स्केल एक बहुत ही हार्ड सी लेयर होती है हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स की, इतनी हार्ड होती है कि इसकी वजह से बहुत सारी बॉयलर प्रॉब्लम्स आती हैं। स्केल फॉर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉयलर ट्रबल है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कोएगुलेंट्स ऐड करते हैं। कोएगुलेंट्स क्या होते हैं, कोएगुलेंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फाइन पार्टिकल्स को कोअर्स पार्टिकल बनाने में मदद करते हैं। जो फाइन प्रेसिपिटेट है, बहुत बारीक पार्टिकल्स हैं, इनको ये मोटा प्रेसिपिटेट, थिक प्रेसिपिटेट बनाने में हेल्प करते हैं, और इसीलिए फिल्टरेशन इजी हो जाता है, और ये जो प्रॉब्लम है आफ्टर डिपोजिशन की, ये नहीं होती है। ठीक है, तो कोएगुलेंट कौन कौन से हो सकते हैं आप देखिए। कोएगुलेंट हो सकता है एलम, एलम हम जानते हैं पोटैश एलम, एलम यानी फिटकरी, एलम यानी फिटकरी, पोटैश एलम भी कहते हैं इसको। सेकेंड इज एल्यूमिनियम सल्फेट,
Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट और सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, ये सभी कोएगुलेंट्स हैं। ठीक है, इन कोएगुलेंट्स को वाटर में ऐड करते हैं। क्या होता है जब इनको ऐड करते हैं? इन सभी में एल्यूमिनियम देख रहे हैं आप, है ना। एलम जो है, पोटैश एलम, इसमें भी एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। तो क्या होता है इसमें एग्जैक्टली? ये जो कोएगुलेंट्स है ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वाटर में और बनाते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट। दिख रहा है आपको? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ये प्रेसिपिटेट क्या करता है? जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनको एंट्रैप कर लेता है। ठीक है, फाइन पार्टिकल्स को घेर लेता है और उनके साथ मिलकर एक कोअर्स प्रेसिपिटेट बनाता है, बड़ा सा पार्टिकल बनाता है। जब ये बड़ा पार्टिकल बनाता है, पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाता है, थिक प्रेसिपिटेट बनता है, मोटा, है ना। तो जब थिक प्रेसिपिटेट बनता है तो ये फिर आसानी से फिल्टर हो जाता है, आसानी से सेटल हो जाता है और किसी भी तरह की प्रॉब्लम ये कॉज नहीं करता है। ठीक है, तो आप समझ गए रूम टेम्परेचर पे क्या प्रॉब्लम आती है और इसको डील करने के लिए हम किस तरह से कोएगुलेंट्स इसमें ऐड करते हैं। क्लियर टू एवरीवन? प्रोसेस हमने पूरी देख ली है कि लाइम सोडा में एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, है ना। लेकिन पॉइंट ये है कि जो लाइम सोडा हम ऐड करने वाले हैं इसकी कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, ये डिपेंड करता है एक वाटर की एनालिसिस पे। वाटर का एनालिसिस करके, वाटर का टेस्ट करके, इसके अंदर जितने भी सॉल्ट्स हैं इनका कितना कॉन्सेंट्रेशन है ये हमें बताया जाता है। ठीक है, ये हमको प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन। इसी इंफॉर्मेशन को देखकर हम कैलकुलेट करते हैं लाइम और सोडा की क्वांटिटी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे लाइम रिक्वायरमेंट। लाइम की रिक्वायरमेंट देखेंगे हम कि लाइम कितना लगेगा। इसके लिए हमें इक्वेशन से ये देखना पड़ेगा, इक्वेशन बनाकर देखना पड़ेगा कि कितने मोल लाइम या कितने मोल सोडा हमें चाहिए पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेरी हार्डनेस की। अगर वाटर में टेम्परेरी हार्डनेस है तो क्या कंडीशन बनती है ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेरी सॉल्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला, मान लीजिए कि वाटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको हम रिएक्ट कराते हैं 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम के साथ और देखते हैं रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन होगी आपकी कैल्शियम कार्बोनेट 2 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2 वाटर, ये इसका बन जाएगा प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को 1 मोल अगर हम लाइम के साथ ट्रीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में और ये जो हार्डनेस है ये रिमूव हो जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इज दैट क्लियर? 1 मोल, ये 1 मोल है ना, 1 मोल ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर है वाटर में तो हमें इसे 1 मोल लाइम देना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ताकि ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाए, 2 मोल्स में होगा। ठीक है, और ये हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। सिमिलरली हम देखेंगे कि अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है वाटर में तो क्या करेंगे हम? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को भी हम एक काम करते हैं, लाइम के साथ रिएक्ट करके देखते हैं। लाइम के साथ रिएक्ट करके देखते हैं कि क्या बनेगा। देखो भाई, एक तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा ही बनेगा, है ना, कैल्शियम और यहां से कार्बोनेट। दूसरा आपका बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। भाई मैग्नीशियम की हार्डनेस जो है वो किस फॉर्म में रिमूव होती है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है, इसी फॉर्म में रिमूव होती है, ये हमने पहले पढ़ा है ना। ठीक है, और प्लस बन जाएगा आपका वाटर। क्या बन जाएगा?
प्लस बन जाएगा वाटर। अब इसको अगर आप वो करके देखिए, बैलेंस करके देखिए। अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा? जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि यहां पर हमें 2 करना पड़ेगा, तब जाकर ये प्रॉपरली इक्वेशन आपकी बैलेंस होगी। ठीक है, 2 करने के बाद ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हमें क्या समझ में आया इससे? यहां पर 2 वाटर भी आएगा, ये भी प्रेसिपिटेट और ये भी प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया कि अगर मैग्नीशियम की टेम्परेरी हार्डनेस है ना, अगर मैग्नीशियम का टेम्परेरी हार्डनेस वाला सॉल्ट है तो हमें 1 मोल के लिए 2 मोल लाइम चाहिए पड़ेगा, तब जाके ये कन्वर्ट होगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में और हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फिर से बताती हूं मैं, मैग्नीशियम का जो टेम्परेरी सॉल्ट है ये 1 मोल है, इसको हम 2 मोल लाइम के साथ रिएक्ट करेंगे, तब कहीं जाकर कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, और यही तो हमारी रिक्वायरमेंट है ना, हम यही चाहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब देखते हैं कि परमानेंट हार्डनेस के केस में क्या होगा। किस केस में? ये आपका हो गया टेम्परेरी वाला खत्म। परमानेंट हार्डनेस के केस में क्या होगा? परमानेंट हार्डनेस का मान लीजिए आप कि हम मैग्नीशियम वाला सॉल्ट लेते हैं पहले। ठीक है, मान लो कि यहां पर वाटर में मैग्नीशियम क्लोराइड है। सपोज कि वाटर में मैग्नीशियम क्लोराइड है, हमें मैग्नीशियम को किसमें कन्वर्ट करना है? हाइड्रोक्साइड में। तो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए इसे हमें लाइम देना पड़ेगा, क्योंकि लाइम के पास ही हाइड्रोक्साइड का आयन है कि नहीं? तभी तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। बात समझ में आ रही है ना? हमने कहा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि वो आसानी से प्रेसिपिटेट बना लेता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसको देना पड़ेगा लाइम। और यहां पर रिएक्शन को क्या होगी वो देखिए ध्यान से। यहां पे रिएक्शन होगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस प्लस बन जाएगा आपका CaCl2। हो गया इस रिएक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, जो हम चाह रहे थे वो हुआ। यहां हम एक बात नोट करेंगे कि मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते टाइम क्या हुआ है? ये तो रिमूव हो गई है, लेकिन यहाँ पे एक परमानेंट सॉल्ट जनरेट हो गया है। क्या जनरेट हो गया है? ये परमानेंट सॉल्ट है ना, परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू प्रेसिपिटेट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो हमें ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम की जब हमने परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए लाइम दिया, 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड को हमने ट्रीट कराया विथ 1 मोल ऑफ लाइम, तो ये मैग्नीशियम का जो सॉल्ट है ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ गया, जो हमें चाहिए था। लेकिन एट द सेम टाइम परमानेंट सॉल्ट प्रोड्यूस हो गया। तो इस परमानेंट सॉल्ट को हमें फिर से ट्रीट करना पड़ेगा। किससे? भाई यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम कन्वर्ट होता है किस फॉर्म में? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसे हमें कार्बोनेट देना पड़ेगा Na2CO3। जब हम ये रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl, सोडियम का सॉल्ट। और हमें ध्यान रखना है कि सोडियम का कोई भी सॉल्ट हार्डनेस कॉज नहीं करता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सोडियम का कोई भी सॉल्ट, चाहे वो सोडियम क्लोराइड हो, सोडियम कार्बोनेट हो, सोडियम सल्फेट हो, इट नेवर कॉजेस हार्डनेस। आ गई बात समझ में? तो ये हमने कौन सा सॉल्ट लिया था? ये हमने लिया था मैग्नीशियम क्लोराइड। एक और कौन सा सॉल्ट हो सकता है? मैग्नीशियम सल्फेट। तो हम देखेंगे सल्फेट के केस में क्या होता है। तो अगर मैग्नीशियम सल्फेट वाली, अगर वाटर में मैग्नीशियम सल्फेट है
तो हम क्या करेंगे, पहले की ही तरह लाइम से ट्रीट कराएंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम को हमें देना है हाइड्रोक्साइड आयन। आ रही है बात समझ में? तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बना लेगा। MgOH होल ट्वाइस, ये बन गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और यहां बन गया CaSO4। ये क्या हो गया भाई? ये फिर से वही हो गया जो थोड़ी देर पहले हुआ था। क्या हुआ? मैग्नीशियम के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते टाइम हार्डनेस तो रिमूव हो गई। आपने देखा कि मैग्नीशियम का सॉल्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया। ये प्रेसिपिटेट का सिंबल लगा दो भाई, प्रेसिपिटेट का सिंबल, है ना? तो ये तो रिमूव हो गई, लेकिन एट द सेम टाइम कैल्शियम का परमानेंट सॉल्ट जनरेट हो गया, यानी अभी भी हार्डनेस वाटर में है। तो अब हमें इस सॉल्ट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू प्रेसिपिटेट। तो कैल्शियम सल्फेट को कैसे करेंगे? अगेन जैसे हमने पहले किया था, सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा के साथ ट्रीट करेंगे, तब जाकर हमें मिलेगा क्या जो हम चाहते हैं। अब ये जो कैल्शियम का परमानेंट सॉल्ट है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्रेसिपिटेट, और यहां पे आ जाएगा सोडियम का सॉल्ट Na2SO4। और जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि सोडियम का कोई भी सॉल्ट हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है? इन दोनों रिएक्शन से हमें समझ में क्या आया, हम क्या कंक्लूड करते हैं ये बताओ। इन दोनों रिएक्शन से हमें ये समझ में आया कि मैग्नीशियम की अगर परमानेंट हार्डनेस है वाटर में, तो इसके लिए 1 मोल मैग्नीशियम हार्डनेस के लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा? 1 मोल ऑफ लाइम एंड 1 मोल ऑफ सोडा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, 1 मोल मैग्नीशियम की हार्डनेस अगर वाटर में है तो हमें 1 मोल लाइम और 1 मोल सोडा दोनों ऐड करना पड़ेंगे, तब कहीं जाकर ये हार्डनेस रिमूव होगी, तब कहीं जाकर ये प्रेसिपिटेट बनाएगा और हार्डनेस को रिमूव किया जा सकेगा। इज एवरीथिंग क्लियर नाउ? समझ में आ रहा है? अगर हम बात करते हैं कैल्शियम के परमानेंट हार्डनेस की, मान लीजिए कि वाटर में जो हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस है, वो कैल्शियम के सॉल्ट की वजह से है, तब क्या होगा? उस केस में क्या करेंगे हम? नीचे का मैं क्यों नहीं रब कर रही हूं अभी, क्योंकि मुझे आपको वो दिखाना है। मैंने कहा कि अगर परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम के सॉल्ट की वजह से है तो ये वाला रिएक्शन काम करेगा। मैं अलग से लिखती हूं आपको। अगर कैल्शियम का परमानेंट सॉल्ट है सपोज CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट, तो ये वाला रिएक्शन, सेकंड वाला रिएक्शन काम करेगा। यहां पर हम इसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी Na2CO3। कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट को अगर हमें कन्वर्ट करना है प्रेसिपिटेट में, तो हमें इसको देना पड़ेगा क्या? कार्बोनेट आयन, जो किसके पास है? सोडा के पास है। तो हम सोडा जब ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl। ये वही रिएक्शन है जो यहां लिखी है, देखिए है CaCl2 प्लस Na2CO3, और वही चीज हम यहां लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हम क्या नोट करेंगे, इसको भी लिखते हैं पहले। कैल्शियम सल्फेट के साथ भी हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? यहां पर भी हमें सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडा ऐड करना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये कन्वर्ट होगा सोडियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट में और बन जाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट सॉल्ट। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या बात समझ में आई? हमें क्या याद रखना है? वी हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम की अगर परमानेंट सॉल्ट है तो 1 मोल लाइम और 1 मोल सोडा दोनों लगेंगी, लेकिन अगर कैल्शियम का परमानेंट सॉल्ट है तो आपको सिर्फ 1 मोल सोडियम कार्बोनेट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है,
1 मोल कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए 1 मोल ऑफ सोडा इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन पे हम पहुंचे हैं। और यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे क्या कंक्लूजन है हमारा, अगर मैग्नीशियम का परमानेंट सॉल्ट है तो हार्डनेस रिमूव करने के लिए 1 मोल लाइम और 1 मोल सोडा दोनों चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ लाइम एंड सोडा। ठीक है, लाइम प्लस सोडा दोनों की रिक्वायरमेंट निकाल रहे हैं। क्लियर? तो परमानेंट सॉल्ट भी हो गए और टेम्पररी सॉल्ट भी हो गए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं अगला, अगर वाटर में परमानेंट हार्डनेस एल्यूमिनियम की वजह से है, एल्यूमिनियम के सॉल्ट की वजह से, इसे भी रब कर देते हैं। हम बात कर रहे थे परमानेंट हार्डनेस की, है ना? तो परमानेंट हार्डनेस में हम जानते हैं कौन कौन से सॉल्ट परमानेंट हार्डनेस कॉज करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, सल्फेट्स, और किसके, आयरन के सल्फेट्स, एल्यूमिनियम के सल्फेट्स। ठीक है, तो अगर वाटर में एल्यूमिनियम सल्फेट है तो क्या होगा, Al2SO4 होल थ्राइस, ये वाला सॉल्ट एल्यूमिनियम सल्फेट रहता है वाटर में। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट को हम कैसे रिमूव करेंगे, अगर वाटर में एल्यूमिनियम सल्फेट है तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे। ध्यान रखिए एल्यूमिनियम कन्वर्ट होता है एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड में, ऑलवेज रिमेंबर, किसमें कन्वर्ट होता है, हाइड्रोक्साइड में। इसका मतलब ये है कि हमें इसको हाइड्रोक्साइड का आयन देना पड़ेगा। हाइड्रोक्साइड का आयन किसके पास है, लाइम के पास है। ठीक है ना, ये क्या है, लाइम। तो जब लाइम से इसको रिएक्ट कराएंगे तो यहां बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, प्लस क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अब इसको अगर हम बैलेंस करेंगे, है ना, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ये 2 एल्यूमिनियम है, इसको ऐसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, जब ऐसा हो गया तो ये सल्फेट भी 3 है ना, इसको करने के लिए हमें बैलेंस जब हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब हम बैलेंस करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट विल रिक्वायर 3 मोल ऑफ लाइम। ये हमको अच्छे से याद रखना है, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट की हार्डनेस रिमूव करने के लिए आपको 3 मोल लाइम चाहिए पड़ेगा, तभी ये बैलेंस होगा, तभी ये प्रॉपरली इसका प्रेसिपिटेट बनेगा पीपीटी, जिसको कि हम रिमूव कर देंगे। अब आपने इस इक्वेशन में एक बात नोट करी क्या, आपने नोट किया कि यहां पर कैल्शियम सल्फेट जनरेट हो गया है जैसे कि पहले हुआ था। तो कैल्शियम सल्फेट क्योंकि जनरेट हो गया है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बताइए, हमें इसको भी ट्रीट करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये 3 मोल है, 3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, तो हमें इसको 3 ही मोल क्या देना पड़ेगा, सॉरी ये कैल्शियम सल्फेट है, क्योंकि 3 मोल कैल्शियम सल्फेट है इसलिए हमें इसको 3 मोल सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कैल्शियम को कार्बोनेट में कन्वर्ट करना है ना। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, अब हमें मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट प्लस हमें मिल जाएगा सोडियम सॉल्ट Na2SO4। ठीक है, ठीक है, तो क्या हमने देखा कि एल्यूमिनियम की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते टाइम कैल्शियम का परमानेंट सॉल्ट जनरेट हो गया, तो इस कैल्शियम के परमानेंट सॉल्ट को भी हमें फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू कैल्शियम कार्बोनेट
जिसके लिए हम इसको ट्रीट करेंगे विथ सोडियम कार्बोनेट और इसका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा हमें कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इस तरह से हम क्या कंक्लूड करेंगे, इस तरह से बताइए क्या कंक्लूड करेंगे? हम कंक्लूड करेंगे कि 3 मोल्स ऑफ लाइम एंड 3 मोल्स ऑफ सोडा चाहिए पड़ता है जब एल्यूमिनियम की परमानेंट हार्डनेस वाटर में है तब। ठीक है, देखा आपने यहाँ पे 3 मोल्स सोडा एंड 3 मोल्स लाइम। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि 3 मोल कैल्शियम सल्फेट है, तो हमें 3 मोल ही सोडियम कार्बोनेट चाहिए। तो कुल मिला के एल्यूमिनियम की अगर परमानेंट हार्डनेस है, एल्यूमिनियम सल्फेट अगर है, तो 3 मोल ऑफ सोडा एंड 3 मोल ऑफ लाइम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट हमने निकाल ली। ठीक, इसके बाद बात करेंगे अगले परमानेंट सॉल्ट की, नंबर 4, जो कि है फेरस सल्फेट, FeSO4, फेरस सल्फेट। अगर फेरस सल्फेट सॉल्ट प्रेजेंट है, परमानेंट हार्डनेस इसकी वजह से है। अगर परमानेंट सॉल्ट है फेरस सल्फेट, तो आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे? आयरन भी हमेशा हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है वाटर ट्रीटमेंट में, तो इसको हम दे देंगे लाइम। ठीक है, जब हम इसे लाइम देंगे तो ये बना लेगा हाइड्रोक्साइड ऑफ आयरन। ये बन गया फेरस हाइड्रोक्साइड, प्लस क्या बचा है, प्लस बन गया कैल्शियम सल्फेट, है ना। तो यहां पर हम फिर से देखेंगे, क्या देखेंगे हम कि यहां पर फिर से परमानेंट सॉल्ट जनरेट हो गया है कैल्शियम सल्फेट। और अब तक तो हम बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए हैं ये समझने में कि कैल्शियम सल्फेट अगर बना है तो हमें इसको क्या देना पड़ेगा, सोडियम कार्बोनेट। इसे भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू प्रेसिपिटेट, तो बन जाएगा CaCO3। ये इक्वेशन आप बार बार लिखेंगे, आप ये देख रहे हैं, है ना, कितनी बार लिख चुके हैं आप अभी तक। तो इस तरह से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि अगर आयरन का परमानेंट सॉल्ट है तो 1 मोल लाइम एंड 1 मोल सोडा की रिक्वायरमेंट होगी। क्या समझ आया हमें? इफ 1 मोल ऑफ फेरस सल्फेट इज प्रेजेंट, then 1 mole of lime and 1 mole of soda will be required to remove this hardness. Clear? Now we have already discussed temporary hardness and permanent hardness. दोनों ही केसेस में क्या सिचुएशन रहेगी हमने डिस्कस किया। थर्ड सिचुएशन हम देखेंगे, सपोज द वाटर इज कार्बोनेटेड। कार्बोनेटेड यानी कि अगर वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहां पर हमें ट्रीट करना पड़ेगा इसको लाइम से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, प्रेसिपिटेट एंड वाटर। ठीक है, तो इस तरह से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1 मोल ऑफ लाइम विल बी रिक्वायर्ड। क्लियर? अब बात करते हैं नंबर पॉइंट, इफ द वाटर इज एसिडिक। अगर वाटर एसिडिक है, तो एसिडिक है यानी कि वाटर में एसिड्स प्रेजेंट हैं। सपोज कि वाटर में एसिड्स हैं, HCl या H2SO4 जनरली होता है इसमें। ठीक है, तो सपोज कि HCl है, अगर HCl है तो हमें इसको देना पड़ेगा लाइम। सबसे पहले इसको हम लाइम देखकर इसका रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, यहां क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस वाटर। ठीक है, इस रिएक्शन में आपको मिल जाएगा CaCl2 प्लस वाटर, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा यहां पे। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा कि 2 मोल HCl को हम ट्रीट करेंगे विथ 1 मोल ऑफ लाइम, तो हमें मिलेगा 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो हमने यहाँ पे एक और परमानेंट सॉल्ट यहाँ पर जनरेट हो गया है।
तो पहले ही की तरह इस परमानेंट सॉल्ट को भी हम रिमूव करेंगे। कैसे? बाय ट्रीटिंग दिस विथ सोडियम कार्बोनेट। तो कि ये कैल्शियम है, कैल्शियम को हमें देना पड़ता है कार्बोनेट आयन, ठीक है, जो आता है सोडा से। क्लियर है ना? तो अब यहां बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और ये वही रिएक्शन है जो आप बहुत बार लिख चुके हैं पहले भी। आई याद है ना? याद आया? ठीक, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे? एक काम करते हैं, एक और लिख लेते हैं। एक और एसिड होता है, या तो वाटर में HCl होता है या H2SO4। तो अगर H2SO4 है तब भी हम इसका रिएक्शन कराएंगे लाइम के साथ, ठीक, और इस बार बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 वाटर, ठीक है। तो ये कैल्शियम सल्फेट जो परमानेंट हार्डनेस एक और प्रोड्यूस हो गई है, जनरेट हो गई है, इसको भी हम रिमूव करेंगे। कैसे? बिल्कुल पहले की ही तरह सोडियम कार्बोनेट से हम ट्रीट कर देंगे और बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सॉल्ट, जो कि हार्डनेस कॉज नहीं करता है, ठीक है। तो हमने क्या कंक्लूड किया बताइए? हमने कंक्लूड किया कि अगर एसिड है, वाटर में अगर एसिड है, तो हमें 1 मोल लाइम प्लस 1 मोल सोडा, LS लिखते हैं इसके लिए शॉर्ट फॉर्म, 1 मोल लाइम एंड 1 मोल सोडा दोनों की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है, तभी इसको हम रिमूव कर पाएंगे। क्लियर? तो इस रिएक्शन में बेसिकली हमने क्या करा है, जो वाटर एसिडिक था उसको हमने न्यूट्रलाइज करा है। न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने इसमें लाइम ऐड किया है, ठीक है, ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक। तो इसी तरह से हमने एसिडिक कंडीशन देखी। अब हम देखते हैं कि अगर वाटर अल्कलाइन है तो क्या कंडीशन बनती है। अगर वाटर अल्कलाइन है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो हमें इसमें क्या ऐड करना है वो हमें देखना है। हमने 4th वाला देख लिया है एसिड, है ना। अब हम देखेंगे 5 वाला, 5th पॉइंट। अगर वाटर में इफ वाटर इज अल्कलाइन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तब सिचुएशन क्या बनेगी? दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। यहां पर हम इसका रिएक्शन कराएंगे लाइम के साथ और बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, Na2CO3। इसको हमें 2 करना पड़ेगा, तब ये बैलेंस होगा और यहां पर आ जाएगा 2 वाटर, ठीक, प्रेसिपिटेट बन गया कैल्शियम कार्बोनेट का। इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं पहले तो मुझे ये बताइए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2 वाटर वहां पे है, 2 यहां पे है, हाइड्रोजन 2, ठीक है। अब इस रिएक्शन में, ठीक, अब इस रिएक्शन में हमने क्या देखा कि सोडियम बाइकार्बोनेट 2 मोल को ट्रीट करने के लिए 1 मोल लाइम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट है तो 1 मोल लाइम लगेगा। अगर 1 मोल है तो हाफ मोल लाइम लगेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट जनरेट हो गया है। सोडियम कार्बोनेट तो हम बाहर से ऐड कर रहे हैं वाटर में, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट तो सोडा है जिसको हम बाहर से ऐड कर रहे हैं और ये एक रिएक्शन में प्रोड्यूस हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट है तब हम लाइम को ऐड करेंगे और एक सोडा 1 मोल सोडा को सब्सट्रैक्ट करेंगे
जब हम कैलकुलेशन करेंगे उस वक्त। आ रही बात समझ में? जब वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तब हमें लाइम ऐड करना पड़ेगा और सोडा को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस बेसिस पर, इन सारी इक्वेशन के बेसिस पर हम लाइम और सोडा के कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं। और इस फॉर्मूला को हम कैसे लिखेंगे? चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेन चीज है वहां अब हम पहुंचे हैं। सॉरी, पहले हम लिखेंगे लाइम रिक्वायरमेंट। चलिए, लाइम रिक्वायरमेंट। ये जो इक्वेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएंगी तो हमें नहीं पढ़ना है ना? बच्चे छोड़ देते हैं, इसे कौन पढ़े। अगर आप समझकर इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत क्लियरली, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा और आप इक्वेशन को बिना याद करे भी लिख सकते हैं। इस पे क्वेश्चन जरूर आता है कि एक्सप्लेन द इक्वेशंस, है ना? इक्वेशंस के माध्यम से, थ्रू इक्वेशन एक्सप्लेन कीजिए सोडा एंड लाइम रिक्वायरमेंट को। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लाइम का बनाएंगे फॉर्मूला ऑफ लाइम रिक्वायरमेंट। ये फॉर्मूला है मिलीग्राम पर लीटर में। ठीक है, लाइम का जो मास है, लाइम का मोलर मास है 74, तो हम इसको लेंगे 74/100। ठीक है, 74/100, और हम इस फॉर्मूला को बनाएंगे, बहुत बड़ा फॉर्मूला है ये। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा? टेम्पररी हार्डनेस। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, या तो हम लिखेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या और हम लिखेंगे टेम्पररी कैल्शियम। ठीक है, टेम्पररी कैल्शियम यानी टेम्पररी कैल्शियम सॉल्ट। ठीक, अब हमको जहां जहां पर जिस जिस चीज के लिए लाइम चाहिए पड़ा था, है ना, उसे कन्वर्ट करने के लिए, वो चीजें यहां पे आ जाएंगी। तो आपने देखा था कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट में एक लाइम लगा था, हमने यहां लिख दिया है। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में प्लस, हम नाउ इसको हम प्लस करेंगे किससे? मैग्नीशियम की टेम्पररी हार्डनेस से। इक्वेशन में हमने देखा था कि मैग्नीशियम के टेम्पररी हार्डनेस में हमें 2 मोल लाइम लगा था। ध्यान है किसी को? तो हम यहां लिख देंगे 2 इंटू मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और 2 इंटू टेम्पररी मैग्नीशियम, है ना, आयन। ठीक है, तो कैल्शियम के टेम्पररी हार्डनेस के लिए 1 मोल लगा था तो हमने 1 लिखा है। मैग्नीशियम की टेम्पररी हार्डनेस में 2 मोल लगा था तो हमने 2 लिखा है। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे यही फॉर्मूला प्लस, उसके बाद है प्लस परमानेंट। परमानेंट लिख के हम फिर एक ब्रैकेट में सारा लिखेंगे। परमानेंट में हमने क्या देखा था? कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, सब में 1-1 मोल ये लगा था। ध्यान है आपको? लगा था ना? तो यहां पर हम लिखेंगे परमानेंट। कैल्शियम में लाइम नहीं लगता है ना, कैल्शियम में लाइम नहीं लगा था। आपके पेजेस पलट के देखिए पिछले इक्वेशंस में, मैग्नीशियम प्लस आयरन प्लस एल्यूमिनियम, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर जो हमने ऊपर सॉल्ट लिखे हैं वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये लिख दिया है तो मैं नीचे सॉल्ट लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहां पर अब बड़ा सा हो जाएगा वो MgCl2 या MgSO4। ठीक है, ऐसे करके आयरन में आ जाएगा आपका FeSO4, एल्यूमिनियम में आ जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, तो ये तीनों आ गए। ठीक, और प्लस हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड में भी हमको लाइम लगा था तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख दिया। फिर हमने देखा था कि एसिड में भी हमें लगा था, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद प्लस H आयंस, H आयंस या HCl या H2SO4। ठीक है, और हमें क्या लगा था? प्लस बाइकार्बोनेट आयन। याद है हमने अल्कलिनिटी किया था, अल्कलिनिटी के केस में हमने क्या किया था? जहां सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट था
वहां पर भी एक लाइम लगा था, ठीक है। और हमने क्या देखा था, और हमने क्या देखा था, यहां पर एक और चीज आएगी और वो होगी माइनस, यहां पर आएगी माइनस NaAlO2, ठीक है। NaOl2 क्या है, ये है कोआगुलेंट, हमने पहले पढ़ा था ना, क्या है ये है कोआगुलेंट, ठीक है। जब कोआगुलेंट के फॉर्म में हम एल्यूमिनियम इसको डालते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट को ऐड करते हैं, तब क्या होता है, मैं आपको रिएक्शन लिख के बताऊंगी अलग से। जब वाटर में NaAl2 एज अ कोआगुलेंट ऐड करते हैं तो ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, और हाइड्रोलाइज होकर ये बना लेता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये बना लेता है AlOH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और साथ में ये बनाता है, इसका प्रेसिपिटेट बनता है, प्लस ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आपने देखा इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में एक NaOH बना, NaOH क्या है, एक अल्कली है, कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है वो भी एक अल्कली है ना, तो दोनों ही बेस है, दोनों ही अल्कली है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये जो लाइम रिक्वायरमेंट वाला जो है, इसमें से हमें ये एक NaOH माइनस करना पड़ेगा, यानी कि जो आपकी लाइम रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी, ये जो प्रोड्यूस हुआ है इससे जो लाइम है वो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, 1 मोल, तो ये 1 मोल हम इसमें से माइनस कर देंगे। इसीलिए हमें, अगर क्वेश्चन में आपको दिया है कि NaAl2 एज अ कोआगुलेंट यूज हुआ है, तो उस केस में आपको एक लाइम है ना माइनस करना पड़ेगा, यानी लाइम में जाके आपको 1 मोल सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा है माइनस NaAlO2, बाकी सब प्लस होंगे और NaAlO2 माइनस होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, तो हमें 1 मोल लाइम जो है वो माइनस करना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में, इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलिए, तो ये हो गया आपका लाइम रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला, ठीक है, जो याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आप इसको याद रख सकते हैं। या तो आप फॉर्मूला याद कर लो तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं, और अगर आप इक्वेशंस लिख सकते हैं तो फॉर्मूला आप 100% लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं सोडा रिक्वायरमेंट। सोडा रिक्वायरमेंट, सोडा रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो सोडा का आप मोलर मास ले लीजिए 106 अपॉन 100, ठीक है। फॉर्मूला में एक बात ध्यान रखिएगा, मैं भूल गई, फॉर्मूला में जो भी हमने लिया था वो सब कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में ही था, ऑलवेज रिमेंबर। तो जो भी हमको वैल्यू मिलेगी न्यूमेरिकल में, उसे हमें पहले कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 106/100, ठीक है। और यहां पर हम लिखेंगे फॉर्मूला। अब हमें मालूम है कि किसी भी टेम्पररी सॉल्ट में लाइम सोडा की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने देखा था इक्वेशन में, किसी भी टेम्पररी सॉल्ट में सोडा की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ लाइम चाहिए पड़ा था। तो यहाँ टेम्पररी सॉल्ट तो आएगा ही नहीं, सीधे आएगा परमानेंट सॉल्ट। आपने ये भी देखा कि परमानेंट हर सॉल्ट में इसकी जरूरत पड़ी थी, ठीक है, चाहे वो MgCl2 या MgSO4, कैल्शियम में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है, ठीक, चेक कर रही हूं मैं आपको,
बिल्कुल थी। प्लस आप लिखेंगे CaCl2 और CaSO4, ठीक है, प्लस FeSO4 प्लस एल्यूमिनियम का सॉल्ट, ठीक है। यहां पे हम और क्या लिखेंगे, आयन के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, Mg2 प्लस Ca2 प्लस Fe2 प्लस Al, है ना, 3 प्लस, ठीक है। तो ये आपके आ गए सारे के सारे परमानेंट सॉल्ट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम। इसके अलावा क्या और चाहिए था, ये वाला ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, ठीक है, ये आ गया ब्रैकेट। प्लस आएगा यहाँ पे एसिड, ध्यान है आपको, एसिड लिखेंगे हम क्योंकि एसिड में भी सोडा की रिक्वायरमेंट थी। जब हमने एसिड वाली इक्वेशन लिखी थी वहां पर चेक करिए, वहां पर सोडा की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ आ गया एसिड। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे माइनस। ये चीज आपको याद रखनी है, ये तो इजी है, ये याद रखना है कि माइनस क्या होना है। माइनस होगा इसमें से बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। ये बन गया आपका पूरा। क्यों किया माइनस, याद करो, सोडियम बाइकार्बोनेट की इक्वेशन में सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हुआ था, तो बिल्कुल वही रीजन रहेगा जो पिछले वाले फॉर्मूला में था। क्योंकि सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्शन में, तो ये जो हम बाहर से ऐड कर रहे हैं ना, ये एक्सेस में हो जाएगा, इसीलिए हमें 1 मोल सोडियम कार्बोनेट को माइनस सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले के बाहर आपको लिखना है ऑल इन टर्म्स ऑफ, दोनों लिखना है, ऑल इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूले के बाहर आपको लिखना है ऑल इन टर्म्स, यानी ये जितने भी हमने सॉल्ट लिखे हैं इन सब की कॉन्सेंट्रेशन हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के ही टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। इज दैट क्लियर? जब भी बात वाटर ट्रीटमेंट की आती है, हार्डनेस की आती है, तो हमेशा सभी सॉल्ट्स और सभी आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में ही लिखा जाता है। आई बात समझ में? और जो आपकी रिक्वायरमेंट आएगी ये मिलीग्राम्स पर लीटर में आएगी। कितने में आएगी? मिलीग्राम पर लीटर में आएगी, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कितने केजी सोडा, कितने केजी लाइम चाहिए है, तो उसे आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इतने लंबे प्रोसेस के बाद हम जाकर पहुंचे हैं लाइम एंड सोडा रिक्वायरमेंट के फॉर्मूला तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लाइम सोडा प्रोसेस हम समझ गए हैं, लाइम और सोडा की रिक्वायरमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम समझ गए हैं। अब बात करते हैं कि लाइम सोडा प्रोसेस 2 तरह से किया जा सकता है। बेसिकली ये 2 टाइप का होता है, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस एंड हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। क्यों कह रही हूं मैं ऐसा? कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस वो है जो रूम टेम्परेचर पे होता है, और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस थोड़े एलिवेटेड टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है। कोल्ड लाइम सोडा में आप फिगर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिएक्शंस नॉर्मल टेम्परेचर पे होती हैं, ठीक है, और कैलकुलेटेड क्वांटिटीज ऑफ लाइम एंड सोडा को हम, इसको अपैरेटस को देखो आप ध्यान से, क्या दिख रहा है आपको? ये पूरा कोनिकल अपैरेटस है, ठीक है। कोनिकल अपैरेटस के सेंटर में देखिए, ये जो सेंटर वाला जो पोर्शन है ना, इस सेंटर वाले पोर्शन से हम लोग लाइम, सोडा और कोएगुलेंट की कैलकुलेटेड क्वांटिटी को पोर करेंगे, और दूसरी तरफ से हम वाटर लेंगे, जो वाटर हमें जो रॉ वाटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं रॉ वाटर। ट्रीट करने के पहले का जो पानी है इसको रॉ वाटर कहते हैं, ठीक है। तो रॉ वाटर एक तरफ से और कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ लाइम, सोडा एंड कोएगुलेंट दूसरी तरफ से, ठीक है। इन सबको इसके अंदर पोर कर देंगे, ठीक है।
अब आप देख रहे हैं यहाँ पे है क्या, बताइए। एक मोटर लगी है और मोटर से यहाँ पे एक स्टरर है। ये क्या करेगा, बाय द टाइम ये सारी चीजें यहाँ तक आएंगी नीचे तक, तब तक ये अच्छे से मिक्स हो चुकी होंगी, थरोली मिक्स हो गई होंगी। थरोली मिक्स हो जाएंगी, रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट और प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में वुड फिल्टर लगा है। क्या लगा है, वुड फिल्टर। फिल्टर क्यों लगा है, फिल्टर को लगा है को रखा गया है यहाँ पर किसी भी प्रेसिपिटेट को ट्रीटेड वाटर में जाने से रोकने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से वाटर नीचे आता है, प्रेसिपिटेट बन चुके हैं, रिएक्शंस हो गए हैं, और यहाँ आने के बाद जब उनको स्पेस कम मिलती है तो वाटर जो है वो प्रेशर से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो स्लज बन गया है, जो प्रेसिपिटेट बन गया है, वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है और क्लीन वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है। क्लीन वाटर ऊपर जाता है, वुड फिल्टर के थ्रू फिल्टर होता है, ताकि थोड़े बहुत पार्टिकल्स अगर इसमें रह गए हैं, है ना, तो वो पार्टिकल्स रिमूव हो जाए। और यहां से आप देख सकते हैं टॉप पे फिल्टर्ड वाटर आउटलेट, टॉप पे है फिल्टर्ड वाटर आउटलेट। तो यहां से फिल्टर किया हुआ वाटर जो है यहां से बाहर निकाल लिया जाता है। आ रही बात समझ में। हमने कोआगुलेंट क्यों लिखा है वहां पे, क्योंकि ध्यान रखिए कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस रूम टेम्परेचर पे होता है और रूम टेम्परेचर पे जो प्रेसिपिटेट बनता है वो बहुत ही फाइन, एकदम बारीक होता है। तो इस प्रेसिपिटेट को कोअर्स बनाने के लिए, इसका पार्टिकल साइज बढ़ाने के लिए, कोअर्स प्रेसिपिटेट यानी मोटा प्रेसिपिटेट, थिक प्रेसिपिटेट जिसका पार्टिकल साइज ज्यादा है और इसका फिल्टरेशन इजी है, ये ऐसा करने के लिए, कोअर्स प्रेसिपिटेट बनाने के लिए यहाँ पर कोएगुलेंट ऐड करते हैं। कोएगुलेंट हो सकता है फेरस सल्फेट, सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, या फिर पोटैश एलम। क्लियर, इस तरह से पूरी रिएक्शन होती है। ऊपर से हमको फिल्टर्ड वाटर मिल जाता है, नीचे से जितने भी ये वो बने ना प्रेसिपिटेट, इसको बोलते हैं स्लज। ये स्लज यहाँ नीचे वाले जो आउटलेट है यहाँ से इसको निकाल लिया जाता है और रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, फिर दोबारा इसी तरह से वाटर को फिल करते हैं और इस तरह से ये प्रोसेस होता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक, जो वाटर हमें मिलता है ट्रीटेड वाटर, उसकी रेसिडुअल हार्डनेस होती है 50 to 60 ppm। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया, यहाँ पर एक टर्म आया है रेसिडुअल हार्डनेस, है ना। नाउ व्हाट इज रेसिडुअल हार्डनेस, ये क्या होती है, रेसिडुअल हार्डनेस यानी बची हुई हार्डनेस। तो ट्रीटेड वाटर में जो हार्डनेस बचती है इट इज 50 to 60 ppm। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म आ गया है रेसिडुअल हार्डनेस। रेसिडुअल हार्डनेस यानी जो ट्रीटेड वाटर में जितनी हार्डनेस बची है अभी भी, उसे कहते हैं रेसिडुअल हार्डनेस। तो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस से जो वाटर हमें मिलता है, ट्रीटेड वाटर या सॉफ्टन्ड वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्टन्ड वाटर। सॉफ्टनिंग प्रोसेस से जो पानी को सॉफ्ट किया गया उसे कहेंगे सॉफ्टन्ड वाटर। तो ये जो सॉफ्टन्ड वाटर है इसकी हार्डनेस 50 to 60 ppm रहती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। क्या ध्यान रखना है हमें, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस रूम टेम्परेचर पे होता है और इसमें कोएगुलेंट यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। अब इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को हॉट लाइम सोडा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये 94 से 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, स्लाइटली एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई है इसलिए कोअर्स प्रेसिपिटेट बन जाता है अपने आप और कोएगुलेंट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्या होता है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है। कम हो जाती है तो पार्टिकल्स बहुत तेजी से यहाँ वहां मूव करते हैं, आपस में टकराते हैं, एक दूसरे से स्टिक करते हैं, चिपक जाते हैं और थिक और कोर्स प्रेसिपिटेट बना के फाइनली वो सेटल हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोएगुलेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ठीक है, और क्योंकि ये टेम्परेचर यहाँ पे हाई रहता है इसलिए ये प्रोसेस बहुत जल्दी खत्म होती है, बहुत एफिशिएंट है और जो रेसिडुअल हार्डनेस है वो सिर्फ 15 to 30 ppm रहती है। इस हिसाब से
हॉट लाइम सोडा प्रोसेस बेटर है देन कोल्ड लाइम सोडा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर से रॉ वाटर का इनलेट है ना, ऊपर से रॉ वाटर आता है, लेफ्ट हैंड साइड से सुपर हीटेड स्टीम को अंदर फोर्स करते हैं, ठीक है, ताकि टेम्परेचर जो है वो एलिवेट हो जाए। ये जो राइट हैंड साइड पर है आपको दिख रहा है, यहां से केमिकल्स यानी लाइम और सोडा कैलकुलेटेड क्वांटिटी में इनलेट किए जाते हैं। जो रिएक्शन टैंक है इसका नाम रिएक्शन टैंक इसीलिए है क्योंकि यहीं पर रिएक्शन होगी, यहीं पर पूरी रिएक्शन होगी और प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, इसके बाद ये नीचे मूव होगा और जो भी प्रेसिपिटेट है बिकॉज ऑफ वेट वो नीचे बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा और क्लियर वाटर यानी ट्रीटेड वाटर ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ सैंड फिल्टर में आएगा। सैंड फिल्टर हम क्यों यूज कर रहे हैं? सैंड फिल्टर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेशर अगर कुछ पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट के साथ में कैरी हो जाते हैं तो वो इस सैंड फिल्टर के थ्रू रिमूव हो जाएं और फाइनल जो वाटर हमें मिले इसमें प्रेसिपिटेट ना रहे। ठीक है, तो हमें जो वाटर चाहिए फाइनली ट्रीटेड वाटर, सॉफ्टन्ड वाटर, इसमें प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं हो, ये इंश्योर करने के लिए सैंड फिल्टर यूज किया गया है। ठीक है, अब क्योंकि ये टेम्परेचर एलिवेटेड, क्योंकि ये रिएक्शन, ये पूरा प्रोसेस एलिवेटेड टेम्परेचर पे हो रहा है इसलिए ये ज्यादा एफिशिएंट है। 15 मिनट में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और जो वाटर हमें मिलता है उसकी रेसिडुअल हार्डनेस होती है 15 to 30 ppm ओनली। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हॉट लाइम सोडा प्रोसेस इज बेटर देन कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट। एडवांटेजेस ऑफ हॉट लाइम सोडा प्रोसेस मैंने पहले ही बताया। पॉइंट नंबर 1, ये प्रोसेस बहुत ही रैपिड है, बहुत जल्दी होती है, मात्र 15 मिनट्स में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, जबकि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस को कुछ घंटे लगते हैं कंप्लीट होने में। ठीक है, सेकंड है सॉफ्टनिंग कैपेसिटी इस प्रोसेस की कई गुना ज्यादा है देन कोल्ड प्रोसेस। क्यों? क्योंकि एलिवेटेड टेम्परेचर पे क्या होता है, एक तो केमिकल रिएक्शन एक्सेलरेट होती है, ये तो हम जानते हैं, केमिकल रिएक्शन स्पीड अप हो जाती है, जल्दी होती है, और इससे वाटर की जो विस्कोसिटी है ये कम हो जाती है। जब विस्कोसिटी कम होती है तो पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी आपस में जुड़ते हैं, तेजी से मूव करते हैं, साथ में जुड़ के एग्रीगेट बना लेते हैं यानी बड़ा पार्टिकल, बड़ा मास बनाते हैं और जल्दी से वो वजन के कारण, बिकॉज ऑफ मास, बिकॉज ऑफ वेट, वो नीचे सेटल हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिल्टरेशन रेट भी हाई रहता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ऑल्सो जो स्लज और प्रेसिपिटेट यहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं, है ना, बहुत जल्दी सेटल होते हैं। ऑल्सो स्लज और प्रेसिपिटेट यहाँ पर बहुत जल्दी, बहुत रैपिडली सेटल डाउन हो जाते हैं और कोएगुलेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती है। बेस्ट पार्ट, एक एडिशनल खर्चा जो है वो बचता है, एक एडिशनल केमिकल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। रेसिडुअल हार्डनेस ऑफ द ट्रीटेड वाटर इज वेरी लो एज कंपेयर टू कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, और यहाँ पर जो केमिकल्स की क्वांटिटी लगती है वो भी लेस लगती है। द केमिकल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाती है, क्वांटिटी कम लगती है। ठीक है, लेट्स डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज क्या है? नंबर 1, प्रोसेस बहुत ही इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल है यानी यहाँ बहुत ज्यादा खर्चे वाली प्रोसेस नहीं है। सेकेंड प्रोसेस, जो ट्रीटेड वाटर है वो अल्कलाइन रहता है और इसलिए इसकी कोरोजन करने की टेंडेंसी कम रहती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, अगर आयरन एंड मैंगनीज के सॉल्ट भी वाटर में प्रेजेंट हैं तो वो भी कुछ हद तक रिमूव हो जाते हैं। ठीक, चौथा पॉइंट है, अगर अल्कलाइन नेचर, जो ट्रीटेड वाटर है इसका नेचर अल्कलाइन रहता है तो यहाँ पर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया का जो क्वांटिटी होती है ना वो भी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ अल्कलिनिटी। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो अपने आप रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुए इसके एडवांटेजेस। बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। पहली बात तो ये है कि इसके लिए बहुत ही स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं, लेबर चाहिए होती है और बहुत ही केयरफुली इसको ऑपरेट करना पड़ता है।
ठीक है, ताकि इकोनॉमिकल और एफिशिएंटली ये सॉफ्टनिंग हो पाए। सेकंड है ये जो स्लज बनता है, जितना भी स्लज बनता है इसको डिस्पोज करने का एक प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करना पड़ता है। जो भी स्लज बना है इसको डिस्पोज करना पड़ेगा, है ना, तो ये एक प्रॉब्लम है। और आखिरी है कि जो ट्रीटेड वाटर है इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम सल्फेट। जो ट्रीटेड वाटर है इसमें कई सारे सोडियम के सॉल्ट होते हैं, स्पेशली सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट के होने की वजह से ये जो ट्रीटेड वाटर है इसे हाई प्रेशर बॉयलर में यूज नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज वहां पर ये दूसरी प्रॉब्लम्स कॉज करता है। ठीक है, सोडियम सल्फेट जो है वो हाइड्रोलाइज होकर बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट नाम का बॉयलर ट्रबल होता है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये हुए इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक, सो विद दिस वी कंप्लीट आवर टुडेज क्लास लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस में हमने सभी चीजों को बहुत डिटेल में देखा है, डिस्कस किया है। लाइम रिक्वायरमेंट और सोडा रिक्वायरमेंट के फॉर्मूलाज आपको प्रॉपरली अच्छे से लर्न करना है। सारी इक्वेशंस आपको लिख कर देखनी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, है ना, इतना मुश्किल नहीं है। और साथ में ही इस टॉपिक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज पोस्ट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल गेट बैक टू यू। एंड ऑल्सो अगर आपको पसंद आ रहे हैं वीडियो लेसन्स, वीडियो कंटेंट, then do like and subscribe the channel and also share it with your friends. Thank you. Bye bye.